गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। प्लीज मेरी आवाज हेलो, प्लीज बताइए मेरी आवाज। हाँ परवीन सर आ रहे, क्लियर है। जी जी, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर आसमा समधानी मैम, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर नीलोफर मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है और उसी को लेके हम ये बीसी करने वाले हैं। कुछ अलग भी हमको आज सीखने को मिलेगा। तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सबसे पहले तो और आज मैम का ये पहला बीसी है हमारे आईएचएफ ग्रुप में। जी मैम। तो हम आशा करते हैं कि मैम का ये बीसी यादगार होगा, शानदार होगा। तो इसी आशा के साथ मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू वेरी मच सर। सबको वेलकम। सर, दिलीप सर, माडिक सर, परवीन सर, आपने मुझे चांस दिया आईएचएफ पे केस प्रेजेंट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और स्टार्ट करते हैं अपना वीसी। तो एक केस तो 48 इयर्स मेल मेरे पास आए। ही हैड कंप्लेंट्स ऑफ इंडाइजेशन और उन्होंने बोला कि 5-6 साल पहले मुझे थोड़ा फुलनेस होता था। तो मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, मैं उसके पास दिखाने चला गया तो उन्होंने सोनोग्राफी का सजेस्ट किया था। तो यूएसजी में कोलिलिथियासिस निकला। तो डॉक्टर ने बोल दिया, फ्रेंड था तो उन्होंने बोल दिया कि आप करा लो ऑपरेशन। तो ये बोले नहीं, मतलब इन्होंने फिर अपने जो फ्रेंड्स जो वेज नॉन वेज ईटर्स जो थे उन सब से पूछताछ की कि कैसे रहता है, क्या रहता है। डॉक्टर ने इनको बोला था कि 30,000 कॉस्ट है बट 22,000 में आपका ऑपरेशन कर देंगे। फिर भी इन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। पर इनको 6 इयर्स से यही तकलीफ थी कि ये कुछ खाते हैं, जैसे वेज भी खाओ, पोहा खाओ, बनाना, कुछ भी, हर चीज से इनको बर्पिंग होता था। और वो बोले बहुत जोर से डकार आती थी, मतलब ऐसे कि यहाँ पे बैठो तो भी 2-4 रूम के बाहर भी मेरी आवाज जाएगी, इतना जोर से। और मुझे वो फुलनेस रहता था और ऐसे रहता था, वॉमिटिंग जब तक ना करो तो मुझे आराम नहीं मिलता था। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जब मेडिसिन टैबलेट्स कुछ काम ही नहीं कर रही, मतलब 5-6 साल से ये चल रहा है। तो फिर मेरा एक पेशेंट उनका दोस्त था, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथी ले लो। तब तक मुझे नहीं पता था कि होम्योपैथी लेना है नहीं लेना है। तो उनकी वजह से मैं आपके पास चला आया। तो फिर मैंने बोला फिर क्या, तो बोला कुछ भी नहीं, मेरा थोड़ा पेट दर्द की वजह से गया और ये सब निकला। तो फिर मैंने पूछा कि कैसे, मतलब क्या और क्या प्रॉब्लम था। तो फिर बोले कि कुछ नहीं, 5-6 साल पहले मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, मतलब हम फुल डे हम साथ में रहते थे, जैसे शाम तक वो मेरे साथ ही रहता था और उसका सब हर चीज मुझे पता थी। मीन्स ही यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, हर बात मुझे बताता था और हम दोनों में बहुत अच्छी जमती थी, मतलब बहुत करीबी दोस्त था। तो फिर पर क्या हो गया, एक मतलब अचानक से उसको कार्डियक फेलियर, मतलब एमआई की वजह से वो कोलैप्स हो गया, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो सडनली उसकी डेथ हो गई। तो फिर मैंने पूछा क्या, मतलब कैसे। तो बोला आज शाम तक हम साथ में थे और कल सुबह मुझे ऐसे न्यूज मिला कि
ये नहीं रहा अभी। तो वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग था और मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि बहुत खास दोस्त था, उसको स्लाइट कुछ एंजाइटी एसिडिटी का तकलीफ हो रहा था। तो मैंने उसको बोला था चल हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये बोला अरे कुछ भी नहीं, नॉमिनल है, एसिडिटी हुआ रहेगा, मैं गोली खा के ठीक हो जाऊंगा। तो फिर ये चीज उनके लाइफ में बहुत डिस्टर्बिंग थी। तो उन्होंने कहा कि उस इंसिडेंस के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मैं अकेला नहीं रह सकता। मतलब रात में मुझे डर लगता था कि ऐसे अकेलेपन से मुझे मतलब परेशान होता था मैं। घबराहट नहीं बोला उन्होंने, बट ही कुड नॉट स्टे अलोन एट नाइट। तो फिर मैंने इंक्वायर किया कि आपको ऐसे लगा कि आप कुछ कर सकते थे, आपने किया नहीं, या गिल्ट फीलिंग के बारे में। तो बोला हाँ, मुझे उनके फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में पता था, कुछ घर में चल रहा था उनके, थोड़ा लड़के के साथ भी अनबन थी। तो मैंने सोचा कि मैं आई कुड हैव रिजॉल्व, मतलब कुछ मैं कर सकता था, पर वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि अच्छा था वो। और उसी के बाद मेरे साली की शादी थी 2 दिन में, तो मैं चला गया, पर मैं वहां पे खुद को नहीं देख पाया। मैं बैठा था वहां पे कोने में, पर मेरे दोस्त की याद मुझे बहुत सता रही थी। मतलब जैसे था ना कि मोहब्बत इतनी थी कि मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा था। तो फिर बाद में जैसे मैं उसके कब्र पे जाके रोता था, मैं बैठता था दिन में 2-4 बार, जब भी उसकी याद आती थी तो मैं वहां पे चला जाता था। तो फिर एक बार ऐसे हुआ कि उसके लड़के ने, उस जो दोस्त उनका गुजर गया, उसके बेटे ने इन पे ब्लेम किया कि उनके फादर का कुछ पैसा ये देना था इनको वापस। तो फिर इन्होंने बोल दिया, मतलब बहुत सारे दोस्तों पे उसने ब्लेम किया कि मेरे फादर के बहुत लोगों के पैसा आना है और आपके भी पैसे कुछ आना है। तो फिर इनको अच्छा नहीं लगा। ये बोले उल्टा तुम्हारे फादर के पास ही मेरा पैसा था, पर मैं भूल गया हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है वो पैसा, क्योंकि मुझे खुदा ने बहुत दिया है और मुझे नहीं चाहिए कुछ। मतलब दोस्त था मेरा, वो चला गया, वही सबसे बुरी बात थी मेरे लिए। और मुझे मतलब मिला है बहुत कुछ, और मिल रहा है, तो मैं कभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये मुझे मिल जाए। फिर उन्होंने ही स्टार्ट किया कि मेरा बिजनेस पे बहुत स्ट्रांग होल्ड है। मतलब गुस्सा बहुत था पहले, मैं बहुत चिड़चिड़ करता था, पर अभी बहुत शांत हो गया हूँ। और मेरा ऐसे रहता है कि मैं जब बोलूं तो वो बात माननी ही होती है सामने वालों ने। तो फिर बोला कि मैं 4th सिबलिंग हूँ, मतलब बड़ा भाई है, फिर 2 बहनें और मैं छोटा भाई हूँ 4 नंबर का। पर सब मेरे ही डिसीजन से चलता है। बड़ा भाई का बिजनेस मैंने सेट किया, मेरे साले जो छोटे थे मेरे शादी के वक्त, तो उनको भी बिजनेस में मैंने सेट किया। और मेरी बहनों का या घर का हर एक का फिक्र मैं करता हूँ, मीन्स ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द फैमिली। तो मैंने फिर पूछा आप छोटे रह के भी? तो बोला हाँ, कि मेरा एक बिजनेस पर कंट्रोल रहता है, तो इसके लिए सब मुझसे ही पूछते हैं, और मैं जो बोलता हूँ वही करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने 1-2-3 इंसिडेंट्स बताए कि एक बार उनके बेटे के पास उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया था एक उनके पार्टी को देने के लिए, और इस बच्चे ने 50,000 का 50,000 रुपीज गिरा दिए। तो वो दे के चला आया वापस, और उसने उतना हिसाब ठीक से नहीं रखा था। तो वो पार्टी ने इनको कॉल करके बोल दिया कि इसमें 50,000 कम है, या 48 समथिंग इज कम। तो फिर इन्होंने बोला नहीं, पैसा तो मैंने पूरा दिया था। फिर इन्होंने पूछा, तो बेटे को भी पता नहीं था। वो बोला नहीं, मैंने जितना आपने दिया था मैंने दे दिया। तो इसके हाथ से, बच्चे के हाथ से गिरा था वो। तो इन्होंने वो बचे हुए 50,000 उस क्लाइंट को दे दिए, और फिर उन्होंने मैटर सॉल्व किया। बस उस बच्चे को डांटा कि ये नहीं चलेगा, बिकॉज ये बिजनेस है, यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, और तुम्हारा जो भी मतलब हिसाब किताब है वो क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यू मस्ट बी एबल टू आंसर। जब मैं अगर पूछूं कि ये हिसाब कैसा है, तो तुम्हें वो आना चाहिए हिसाब देना। और मैंने उसको डांटा, बट वो मैटर सॉल्व कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनके सालों का बिजनेस भी उन्होंने सेट किया था, क्योंकि वो छोटे थे, बट इन्होंने कुछ 2 to 3 lakhs वो उनका जो एक कॉमन कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग था, वहां पे इन्होंने वो पैसे लगाए थे। और उनके ब्रदर इन लॉ ने क्या किया, मतलब वो 2 साले थे उनके, तो उन्होंने क्या किया, इनको चीट कर दिया, और वो सडनली उन्होंने अपना अपना बिजनेस सेपरेट कर दिया। और बड़ा बिल्डिंग था, तो उन्होंने बाजू में ही, मतलब दो चीजें सेपरेट हो गई। तो फिर इनको बहुत गुस्सा आया, और इन्होंने एक बड़ी सी दीवार ऐसे बीच में मतलब वो पूरा ही रिलेशन तोड़ दिया और पूरी दीवार ही लगा दी।
तो ये एक उन्होंने बोला कि मैंने पैसे भी छोड़ दिए, अब चलो मैंने किया है सेटल तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं है, पर छोड़ दिया मैंने उनके लिए पैसा। और एक इंसिडेंस ऐसा था कि इनकी बहन का लड़का भी इनके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व था। तो फिर उसको एक बार किसी ने चीट किया 2 to 3 lakhs के लिए, और वो बच्चे ने इनको कॉल किया कि मैं अब मुझे इस बिजनेस से डिबार कर दो, क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल, मेरे हाथ से इतनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं ये पैसा प्रोक्योर नहीं कर सकता हूँ, और आई एम सॉरी वगैरह। मतलब ही वॉज गिल्टी, और वो ही वॉज रिपेंटिंग, और उसको ऐसे लग रहा था कि मैं सुसाइड करूंगा या कुछ। तो इन्होंने मैटर सॉल्व किया, उसको समझाया, वो जो कुछ 2 to 3 lakhs का जो मसला था उन्होंने सॉल्व कर दिया। मतलब वो जाके उन्होंने सब पैसे वैसे जिसका जो वापस रिटर्न करना था या जो भी उनका ट्रांजैक्शन था, ही कवर्ड इट ऑल, ही क्लियर्ड इट ऑल। और उस बच्चे को भी समझाया कि मत कर ऐसे, तू रहे यहाँ पे। तो ये सब था। और जब मैं उनको ये पूछ रही थी कि ऑपरेशन के लिए, तो जस्ट ही वॉज जैसे कि वो लीन कर रहे थे ऐसे। और जब वो ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने बोला कि मेरा पहले पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था, बट अभी मैंने जब दोस्तों से कहा, तो वेजिटेरियन दोस्तों ने कहा कि थोड़ी थोड़ी दवाइयों पर वी आर बेटर, बट नॉन वेज वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी दवाइयां ऑपरेशन के बाद भी लेना पड़ता है, मतलब सर्जरी का अगर नहीं फायदा है तो मतलब इसलिए। और ही जस्ट वेंट बैक लाइक दैट। तो फिर डिपेंडिंग ऑन दैट मैंने वहां पे एफेक्टेशन लिया था उनका। और सबसे पहली स्ट्राइकिंग थिंग के डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, वो एक बहुत बड़ा सदमा था उनके लाइफ में। जैसे वो उसके पहले तो सब लाइफ नॉर्मल चल रही थी, सब ओके था, बट एज वो सडनली वो फ्रेंड का एग्जिट इनको बहुत नर्वस कर गया। तो यहाँ पे मैंने लिया था कि हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, और ही वॉज वेरी अफेक्शनेट। तो ये सब लेके मेरे चार्ट में कुछ रेमेडीज आ रहे थे, बट आई वॉज नॉट गेटिंग कन्फर्म। तो फिर व्हेन आई वेंट थ्रू द केस, तो ये डिक्टेटोरियल है। ही टोल्ड ना कि मैं जो भी बोलता हूँ वो करना ही करना है, मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है या कोई ना नहीं बोल सकता है। मतलब आई एम द 4th चाइल्ड, बट मेरी चलती है घर पे। तो यहाँ पे मैंने डिक्टेटोरियल लिया था और मैंने उनको कॉस्टिकम दिया था। तो कॉस्टिकम के बाद ही वॉज वेरी मच बेटर। वाटर डोजेस ऑफ 200 कॉस्टिकम रिपीटेशन में थे। तो उन्होंने बाद में उनका बर्पिंग, इरेक्टेशंस और जो उनको वॉमिटिंग था आफ्टर ईटिंग, वो सब बंद हो गया था। और ही इज ऑलमोस्ट फाइन, मतलब अभी तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं करा। ये दिस केस इज 2 years बैक, और ही इज ऑलमोस्ट फाइन टिल नाउ, टिल डेट। अभी तक उन्होंने मेडिसिन भी डिसकंटिन्यू की है, बट ही हैज नॉट ऑपरेटेड येट। तो दिस वाज अ केस ऑफ कॉस्टिकम। एंड मैंने फिर रेट्रो रूब्रिक्स में जैसे कि लव, फैमिली, फॉर, और यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया, but he could not come to a conclusion. So while going through retro, we can see that it is like mathematics inability है ना यहाँ पे। अगर इतना बाकी सब है तो one would have opted for operation, सर्जरी करा लेते थे, but he did not. तो यहाँ पे मैंने उनको कॉस्टिकम दिया था। और केयर्सवर इज फुल ऑफ के मेनी रूब्रिक्स वी कैन सी इन कॉस्टिकम। मतलब ये सबके लिए कर रहे, इतना पैसा उन्होंने लगाया है। और हाँ, उन्होंने एक और भी कहा कि मैंने खुद के लिए पहले से कभी बचा के नहीं रखा है, जो भी किया है दूसरों के लिए, बट उसके लिए मेरे दिल में कभी व्हाट वी से ग्रजेस नहीं है। मतलब आई डोंट रिपेंट कि मैंने कभी रखना चाहिए था या रखा नहीं है। बस जो लोग मुझसे चीट करते हैं उनसे मैंने रिलेशन तोड़ दिया। मतलब आई डोंट टॉक टू देम बिकॉज गुस्सा आया मुझे उनका। बट मुझे भरोसा है, मतलब खुदा पे भरोसा है कि ही हैज डन गुड टू मी, और इसके आगे भी मेरा अच्छा ही होगा। तो फिर कंटेंट भी था। और कॉस्टिकम के 200 के डोज से ही वॉज बेटर। व्हेन वी रेट्रो, तो यहाँ पे इट कम्स टू अ वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक, जैसे एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड फॉर, मतलब यहाँ पे ये सबके लिए इतना कर रहे ना। तो व्हाइल रेट्रो स्टडी आई कुड कम टू दिस रूब्रिक की एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड है। तो पूजा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। पूजा मैम, आप कुछ बोलेंगी? हाँ मैम, पहले तो मुझे केस पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि जिस तरह पहला मैंने रुब्रिक ले लिया था ना, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ऐसा कुछ तो है जिसमें फ्रेंड है।
तो ये मैंने पकड़ लिया था। और डिल्यूजन वेल्थ के साथ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, तो वो मुझे कंटेंट लगा। और अ, आपने एक मेंशन किया था कि जबकि वो कुर्सी पर ऐसे एज पे बैठा था और फिर बैक साइड पे गया था, तो वो भी मैंने कंफर्म कर लिया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आर्सेनिक पे ऐसे होता है ना कि वो एज पे बैठ के पहले बोलता है, उस टाइप का। तो वो भी मैंने डीडी में आस लगाया था। और पूरा वो उसका जो सोशलिज्म जैसा है ना कि सारे लोगों को मदद करना वगैरह। तो मेरा फर्स्ट फिल तो कॉस्टिकम था, सेकंड में आर्सेनिक भी लगा, और बाद में एक दो भी लगे थे जिसमें वो दो हंसों का जोड़ा वगैरह है ना, तो उस टाइप का मुझे लगा था। तो ओवरऑल इस टाइप का मेरा नमस्कार। थैंक यू। मतलब आपने परफेक्टली जो मैंने सोचा था ना, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में भी जैसे सब बोल रहे थे कि वेल्थ के बारे में, फिर एंजाइटी या ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे आ रहा था ना, तो मैंने वो भी कंफर्म कर लिया उनके दोस्त से। तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं नहीं, ये सच में दिल से करता है सबके लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसे सेल्फिश मोटो नहीं दिखा मुझे, या कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं दिखे कि जो बढ़ाई मार रहे, या कोई ऐसे बड़प्पन दिखा रहे कि आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। ही रियली डिड दैट ऑल थिंग्स। और वो अमाउंट्स भी छोटे नहीं थे, व्हाट ही वाज सेइंग। सो इतना पैसा किसी के लिए दे के, अगर ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सो ये सबको साथ लेके चलने वाला है ना। तो दैट वाज द थिंग, कंटेंट था ना थ्रू एंड थ्रू। तो वेल्थ मुझे लगा नहीं कहीं पे, बिकॉज वो बोल रहे थे सब, बट वहां पे वेल्थ नहीं झलक रही थी। ही वॉज लाइक, ही वॉज शोइंग हिज कंटेंट, कंटेंटेड में है ना कॉस्टिकम। तो इट वॉज अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ कंटेंट, कि मुझे वो थ्रू एंड थ्रू वो बोल रहे थे कि हाँ मेरे आई डोंट हैव एनी ग्रजेस, मुझे कोई मतलब ऐसे भी नहीं लगता है कि मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा है। तो ये बात से कुछ ग्रजेस भी नहीं है, बुरा भी नहीं लगता है, बट ठीक है, मुझे मिलने वाला है, मिल भी रहा है, मिलेगा भी, तो आई डोंट थिंक फॉर दैट। तो दिस वॉज द कंटेंट ऑफ कॉस्टिकम। और कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज। हेलो मैम। हेलो। गुड इवनिंग मैम। इस पे जो वो बोले कि उनके साले के साथ जो मिसफिट हुई और उसके बाद उन्होंने दीवार लगा लिया और जो रिश्ते खत्म कर लेते हैं, इसका मुझे थोड़ा समझाएं। अगर इन्होंने उनको सेट किया है और ये बंदा इतना डिक्टेटोरियल है, तो कोई भी हर्ट होगा ना। सी अब ये छोटे थे साले इनके, और इन्होंने उनको सेट किया, तो ही गॉट हर्ट ना इन दैट। तो वो वाइफ से बोलते हैं तुम जाओ, तुम उनसे बात करो, बट ये बात नहीं करते ना। तो हेलो। तो यहाँ पे हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? तो यहाँ पे वो जी मैम। हाँ, वो चीज इतना मुझे मतलब ऑब्वियसली दिस इज बट नेचुरल, आपका गुस्सा उतना निकलना वाजिब है। वहां पे वी कांट कॉन्ट्राडिक्ट कि ये इन्होंने ऐसे क्यों किया। सी हाउ ही स्पीकिंग, मतलब कितनी बार कितने इंसिडेंसेस उन्होंने बताए कि बहन के बच्चे के लिए, भाई के लिए, या खुद के बच्चे का इंसिडेंस जो बताया। देखो 50,000 अगर कोई गिरा है तो कौन सा बाप उसको एक्सेप्ट करेगा, या विच फादर विल टेल हाँ बच्चे रहने दे, आई विल मैनेज। हाँ उसने डांटा थोड़ा, बट see how his adaptation is in each and every situation. तो हर्ट होने के बाद में कोई भी रिलेशन तोड़ देगा, तो means I didn't feel that much important to get, if anyone has to put in, you can please. He is showing good heart या big heart कर रहा है ना सभी के लिए। तो यही एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड है ना। एग्रीकल्चर किसके लिए करते हैं ना, सभी के लिए करते हैं। मतलब किसान खेत के जो अनाज उगाता है वो खुद के लिए नहीं रहता है ना। जैसे फार्मिंग करते तो फार्मिंग व्हाट इज एग्रीकल्चर ना, इट इज ऑन लार्ज स्केल सो दैट सभी का फायदा हो। मतलब खुद अपना पेट भरे ऐसे नहीं ना, ये सभी के लिए कर रहा है। बहनों के लिए सोच रहा है, भाई के लिए सोच रहा है, अपने बहन का बच्चा अगर कुछ प्रॉब्लम में है तो इसने उसको भी रिजॉल्व कर दिया। एंड दैट अमाउंट वाज आल्सो अबाउट 2 to 3 lakhs। तो ये भी उन्होंने मतलब उसको समझाया कि मत कर तू कुछ, विल सी, हम सुलझा लेंगे ये मसले को। तो दैट मच ऑफ थिंकिंग दैट पर्सन हैज।
और इतना होने के बाद भी अगर इफ ही गेट्स डिसीव्ड तो बट नेचुरल कोई भी गुस्से में जाएगा। बेनिवोलेंस भी इसमें है मैम। पार्डन, आपने क्या कहा, मुझे समझा नहीं। बेनेवोलेंस कह रही है मैम वो। हाँ, हर चीज के लिए ये इतना पैशनेट एंड अफेक्शनेट है, सिंपैथेटिक है ना, एवरीथिंग ही सो मच सिंपैथेटिक, मतलब सब चीजों के लिए कितना दिल से कर रहे हैं, ऐसे किसी का दिखावा। जैसे मैनी हैड थॉट ऑफ सल्फर, मतलब मेरे भी दिमाग में जस्ट व्हेन ही स्टार्टेड टू टॉक और व्हेन ही वेंट इनटू दैट अफेक्टेशन, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद ये बाद में इन्होंने जब चालू कर दिया कि मेरे बच्चे के बारे में या भाई के बारे में, व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, तो शुरुआत में ऐसे फील हुआ, बट देन लेटर ऑन एज ही वाज स्पीकिंग तो ऐसे लगा कि नहीं, ये तो दिल से बोल रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं, ये ही हैज डन दैट ऑल थिंग्स एंड ही वाज जस्ट टेलिंग इट टू मी कि ये ऐसे ऐसे हो गया है। और फ्रेंड के डेथ के बाद और उस फ्रेंड के लड़के ने जब इल्जाम लगाया तो दैट वाज आल्सो हर्टिंग ना, बट ही वाज लाइक, फ्रेंड से इतनी मोहब्बत थी तो वो अटैचमेंट वो जल्दी छोड़ नहीं पाए। तो दैट ऑल्सो वी कैन सी इन दिस केस। तो अगर एक इगोइस्टिक और हॉटी तो है कॉस्टिकम, बट इफ द पर्सन में अगर सिंपैथी नहीं रहेगी तो इतना अटैच किसी से थोड़ी ना रह सकता है। सल्फर ब्रैगेट में भी है और ओस्टेंटेशन में भी है, मतलब वो दिखावा करता है लोगों को Yes. ये करने के लिए, लेकिन ये जो कर रहा है पूरे हार्ट से हार्टली कर रहा है और बिना Yes. किसी बैक की कुछ मिलेगा Return. मुझे, ये रिटर्न नहीं चाहिए, इसे बस करना है तो करना है, बाई हार्ट Yes, कर yes. रहा है, सेल्फलेस Yes. होकर कर रहा है। वही है ना, मतलब हर चीज जो दिल से करते, जैसे वी कैन सी ना कि किसी चीज को मतलब सुधारने के लिए, जैसे कॉस्टिकम जनरली वी सी के दे आर एनार्किस्ट, वो कोई आइडियलिस्टिक रहते, लीडर्स रहते, वो दे विल फाइट फॉर सम राइट्स। मतलब वी हैड इन बिटवीन वो फेयर एंड लवली के एड पे एक लड़की ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था, तो शी फॉट टिल द नेम वाज चेंज्ड। तो कॉस्टिकम्स ऐसे रहते हैं ना, दे डोंट लाइक, मतलब सोसाइटल नॉर्म्स में कुछ गलत हो रहा है या सोसाइटी में कुछ चीजें हैं जो इनजस्टिस की तरफ जाती है, तो दे विल फाइट फॉर दैट, दे विल फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ द लो और द वीक। तो कॉस्टिकम का जनरली आइडियलिस्टिक जो अप्रोच रहता है ना, दे विल फाइट फॉर द सोसाइटी। ये कोशिश करेंगे कि जो इनजस्टिस है उसको रोके या उसको गलत ये करे कि जिसके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, तो डिफाइंड रहते हैं। मर्कसॉल के जैसा भी, कि मर्कसॉल में भी एनार्किस्ट रहता है, बट मर्कसॉल इज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट या कुछ ऐसी चीजें, मतलब नॉट सो मच रिलेटेड टू सोसाइटल नॉर्म्स। बट कॉस्टिकम में जैसे सोसाइटी के लिए, जैसे मैंने इसमें देखा था कि वो सुपर 30 का जो मूवी था, सुनील सर ने सुनील खोड़के सर ने या कॉस्टिकम पढ़ाई थी, तो उन्होंने भी वो एग्जाम्पल दिया था कि सुपर 30 मूवी, वहां पे वो ऐसे बच्चों को पढ़ाता है कि दे कांट अफोर्ड फीस, और वो एक इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करता है, एंड ही टेक्स दैट स्टूडेंट्स हु आर रियली कैपेबल बट दे कांट अफोर्ड द फीस ऑफ हायर, मतलब जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के फीस, तो ही टेक्स इट सीरियसली, और वो झगड़ा करके हर चीज से फाइट करके ही सीज टू इट दैट ये बच्चे एग्जाम अपीयर हो और कुछ परफॉर्म करे या अपने गोल्स तक पहुंचे। So this is the anarchism of Causticum. You will fight for the society. तो होप सभी को समझाए, या और कुछ any questions or queries? इसमें बोस्टिंग भी ले सकते क्या? उन्होंने बोला ना कि आई हैव गुड होल्ड ऑन, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द बिजनेस, फिर उन्होंने बोला गॉड हैज गिवन मी सो मच। कंटेंट तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन बोस्टर भी है क्या? ये डिक्टेटोरियल है ना, सो ही वाज जस्ट टेलिंग आउट कि मैं करता हूँ ना, मतलब मेरे हाथ में कमांड है, ये है डिक्टेटोरियल, तो ही इज जस्ट टेलिंग इट। मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जो है वो है, मेरा नेचर ऐसे है, मैं फोर्थ हूँ बट मैं कंट्रोल करता हूँ क्योंकि मेरी बात को मानते हैं और मानना ही पड़ता है। तो ही हिमसेल्फ सेड ना,
तो बोस्टिंग में कैसे थोड़ा सा हमको लगेगा कि अरे कितनी शेखी बगा रहा है, मतलब छोड़ना इतना कैसे, वी कैन फील दैट थिंग कि ये जितना है उससे कुछ ज्यादा बता रहा है, बट ही वॉज जस्ट टेलिंग इट कि ऐसे नेचर है। क्योंकि मैंने उनको पूछा, मैंने प्रोब किया ना, यू टेल अबाउट योर डेली रूटीन और यू टेल अबाउट योर, बिकॉज दैट पर्सन वॉज वेरी न्यू टू मी। मैंने जैसे उनके जो फ्रेंड थे, ही वॉज अ नोन पर्सन, बट ही केम एंड ही जस्ट स्टार्टेड विद ऑपरेशन के बारे में, तो थोड़ा सा मुझे प्रोब करना था। और दिस रेमेडी वॉज ऑल्सो न्यू, सो थोड़ा मुझे उस रिलेटेड क्वेश्चंस के थ्रू ही आई कुड रीच टू दैट रेमेडी। एक्सक्यूज मी मैम, या इस केस को पढ़ने के बाद जब वो आपने बोला ना कि वो पीछे हटा थोड़ा सा, तो वहां पे और सारा एक दो जो डॉक्टर थे उसके फ्रेंड, तो उनका डिसीजन लेकर वो आपके पास आया था, लेकिन वो ऐसा डिसीजन ले नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मुझे इसके अटेम्प्ट टू लगा, और पहले मैंने उसको ये किया रेपर्टरी में, और बाद में वो जो पूरा चेक कर रहा था कि नॉन वेज वेज ये सब खा के मुझे तो हो भी रहा है, तो कॉशियस एंग्शियस तो पक्का लगा। तो ये दोनों रूब्रिक मैंने जब ये किए थे, तो कॉस्टिकम तो फर्स्ट, ये कॉस्टिकम ही है ना, तो यस कॉस्टिकम यस कॉस्टिकम ही, बिल्कुल यस। तो ये सारा कुछ करके मुझे कॉस्टिकम का फील तो आ रहा था, और उसका जो लोगों को मदद करना, ये करना वो करना, तो वो सोच के पहला फील जब कॉस्टिकम का आया था, तो मुझे याद आ रहा है कि परवीन सर ने एक केस शेयर किया था उनका, इसी टाइप का था, तो मुझे पूरा की पक्का फील आया कि यस दिस इज कॉस्टिकम। सर अगर आप चाहो तो वो केस फिर से प्लीज शेयर करिए, अगर आप चाहो तो। यस चलेगा। थैंक यू सो मच जी। वो मेरे फादर का ही केस था। उनको पेन रह रहा था अपर एरिया ऑफ द अब्डोमेन में काफी दिनों से, लेकिन वो हमारे गांव में एक रिलीजियस जगह है, वहां पर वो सेक्रेटरी हैं। तो वहां पर 7 दिन का ये भागवत पुराण होता है साल में एक बार, और एक बार गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ प्रकाश रहता है। तो वो 7 दिन वहीं पर रहते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, लोकल वहीं से एलोपैथी लेके मैनेज कर रहे थे, और होम्योपैथी में इतना बिलीव है नहीं उनको मतलब बिल्कुल भी बिलीव नहीं है एक तरह से होम्योपैथी। तो वो ऐसे कई दिनों से पेन हो रहा था, तो वो एक दिन मेरे मॉम ने मेरे को बोला कि आपके पापा बहुत परेशान रहते हैं, पेन रहता है। तो वो मतलब बताया उन्होंने। तो वो सरपंच रहे हैं, हमेशा गरीब बंदे की, पुअर बंदे की हेल्प की है उन्होंने, कभी भी ताकतवर के साथ खड़े नहीं हुए, और इसके चलते ताकतवर लोगों के साथ उनका झगड़ा भी रहा है। तो बहुत मतलब उन्होंने फंसाने की कोशिश की, कोर्ट केस किए मेरे पापा के ऊपर, लेकिन वो कभी भी मतलब जस्टिस के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो चलते थे, और हमेशा जो कमजोर है उसकी ही सपोर्ट करते थे। कभी भी किसी पावरफुल पर्सन की उन्होंने सपोर्ट नहीं की, और सबकी हेल्प की। इवन के हमने लोन भी कई लोगों के भरे हैं। मेरे पापा गारंटर थे बैंक में, और पहले कुछ और लो होता था, तो अभी चेंज हो गया है। तो कई पता नहीं कितने लोगों की गारंटी दे रखी है उन्होंने बैंक में एज ए गारंटर। तो 4-5 लोगों के लोन भी हमने बाद में भरे हैं। तो इस तरह का मतलब नेचर रहता है। तो बहुत बढ़िया, सच में बहुत बहुत सीखने को मिला मैम आज के केस से, तो मजा आ गया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। क्योंकि आज के से जनरली हम सल्फर, आर्सेनिक ये चीजों में ये हो जाते हैं ना, बट कुछ माइन्यूट, क्योंकि एफेक्टेशन कॉस्टिकम में इतना नहीं ये होता, मतलब हम पकड़ नहीं पाते, या फिर हम वेल्थ में या दूसरी चीजों में अटक के वी कैन थिंक ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे मुझे इसलिए ये जरूरी लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक केस प्रिपेयर किया हुआ था, बट देन आई थॉट कि कुछ अलग शेड या अलग बताए, इसलिए मैंने ये केस फिर आज सुबह में फिर प्रिपेयर किया। क्योंकि कैसे था वो अफेक्टेशन, इसलिए मैंने बताया कि व्हेन ही वाज स्पीकिंग ही वेंट बैक, मतलब हाथ पीछे लेके, मतलब उनको कराना नहीं था ऑपरेशन,
वो सब कैलकुलेट कर मतलब पूछ रहे थे हर एक से। अब दोस्त है डॉक्टर, तो 22,000 उन्होंने बोला, तो इन्होंने इजीली किया होता ना जब ये ऑपरेशन, बट ही डिड नॉट गो फॉर दैट। फिर यहाँ पे आई कॉट हिज अफेक्टेशन, और वो 2 to 3 टाइम्स व्हेनेवर मैं पूछ रही थी ऑपरेशन के बारे में, तो ही हैड दैट सेम जेस्चर कि वो हाथ वगैरह फोल्ड करके पीछे चले जाते थे। दैट इंडिकेटेड कि इनको नहीं कराना है, क्योंकि ये बोले थे आई हैड ऑपरेटेड फॉर माय मींस पाइल्स का उनको ऑपरेशन हो गया था, हेमोराइड्स थे, तो दैट हैड मींस ही हैड बीन ऑपरेटेड। तो इट वाज क्लियर कि इनको ऑपरेशन तो नहीं कराना है, क्योंकि नोबडी विल सफर फॉर 5 to 6 years। और ये इतना सबके लिए कर रहे हैं, ये वो बहुत मार्क लगा मुझे। तो ये फ्रॉम दैट थिंग आई रीच टू कॉस्टिकम। अब कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी जो आपने बताया, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए इस केस में। अब देखो ना, उन्होंने सब हर एक मतलब पूछताछ की। उन्होंने वो भी कहा कि मैंने मारवाड़ी फ्रेंड्स से भी बात की, मैंने मुस्लिम फ्रेंड्स से भी बात की। तो जो वेजिटेरियन थे वो बोल रहे थे कि सर्जरी के बाद में हमको ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं होती है, या हम नहीं ले रहे ज्यादा दवाई, ठीक है हमारा सब। बट जो नॉनवेज खाने वाले मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, खाना पड़ता है, बिकॉज नॉनवेज से तकलीफ होता है, तो फिर लेना पड़ता है दवाई। तो ये सब पूछा ऑपरेशन के लिए, उन्होंने ऑलमोस्ट डेट वगैरह भी ये किया, बट ही डिडंट ऑपरेट ना। तो फिर ये सब करने के बाद में उससे उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं ना। ही वाज स्टिल सफरिंग। और उन्होंने बोला भी मेडिसिन ले रहा हूँ, टैबलेट्स ले रहा हूँ, बट उल्टी करने के बगैर मेरे को ठीक ही नहीं लगता है। तो 6 years ही इज सफरिंग and he's going through and through with all this ailments, but he did not take any decision। तो ये इनेबिलिटी है ना, मतलब कैलकुलेशंस कर रहे पर उसमें उनको कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इफ उन्होंने कुछ ऑप्ट किया रहता, कुछ आगे की स्टेप ली रहती, जैसे ऑपरेशन कराया है, या फिर चलो 2-3 डॉक्टर्स चेंज करा के लिया है, तो फिर वी कुड हैव थॉट ऑफ एबिलिटी। बट एबिलिटी के लिए ही जस्ट आस्क्ड और ही जस्ट इंक्वायर्ड, पर कुछ स्टेप्स नहीं लिए। सो दैट थिंग, वो तो मैंने रेट्रो में लिया था एक्चुअली, दैट वाज नॉट माय प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक, बट व्हेन गोइंग थ्रू आई केम अक्रॉस कि दिस इज नॉट एबिलिटी, दिस इज इनएबिलिटी। डिसेसिव ले सकते हैं मैडम, जो बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू डिसाइड करना है कि नहीं करना है, उस तरह का फीलिंग आया ना। इनडिसेसिव ना, कॉस्टिका में नहीं होगा ये, आई डोंट नो। इनडिसिसिव है ना, डिसाइड नहीं कर पाता है वो। तो डिसाइड से ज्यादा करना ही नहीं ना। हाँ, डिसीजन इनडिसिसिव कब होता है? मीन्स ये करूं या ये करूं, ऐसे। बट हाँ, जस्ट ही इज इंक्वायरिंग ना। मतलब जैसे इफ यू आर गोइंग टू परचेज सम थिंग्स, आप अगर एक साड़ी लेने के लिए जा रहे हो, तो शॉप में आप जाओगी तो यू विल हैव सम आइडिया ना कि चलो ये कलर, ये शेड, ये डिजाइन्स, तो यू हैव दैट इंटेंशन टू परचेज। तो खरीद लेना है, तो आप उसमें डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, तो ये इनडिसिसिव है। पर चलो आज दिखी साड़ी की शॉप, चलो मैं चली जाती हूँ, या कोई ड्रेस की दुकान है तो मैं वहां पे चली जाती हूँ, चलो आई जस्ट गो थ्रू, और लेना तो कुछ भी नहीं, खाली हाथ वापस आ गया। तो यहाँ पे डिसिसिव इनडिसिसिव का कुछ है ही नहीं ना। तो लाइक दैट आई थॉट कि ये जस्ट घूम रहे इधर उधर, पूछ रहे हैं, बट दे आर नॉट अप टू सम कंक्लूजन। ओके, थैंक यू मैम। मैम लास्ट को ये पेशेंट बोल रहा था कि मन में ऐसे नाराजगी नहीं रखता है, वो ग्रुजेस वाला पॉइंट आ गया है। तो मैंने कॉस्टिकम में जाकर ये ढूंढा भी कि इसमें है, तो वहां पे मुझे मिला था कि ये मतलब कॉस्टिकम रखता है मन में ऐसे नाराजगी। तो फिर 1% मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं ना, लेकिन फिर मैंने केस में था कि वो किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ और उसने वो वॉल बनाई, तो मैंने सोचा कि चलो वहां पे ये हो सकता है। हाँ, नाराजगी उसको खुद के लिए कुछ नहीं रखा, ये चीज के लिए ग्रजेस नहीं थे। अंडरस्टूड? ग्रजेस तो है, वो जो वॉल बनाई उसने, दीवार जो बनाई, तो बुरा लगा, गुस्सा आया, इसीलिए तो बनाई ना। तो वहां पे तो ही हैज एक्टेड समथिंग ना। बट ये कि मैंने खुद के लिए, या मैं खुद के लिए मैं कुछ नहीं रखा, मैंने दैट थिंग ही टोल्ड कि उसके लिए मुझे कुछ नहीं लगता है ना। आई डोंट मुझे कभी पछतावा, या व्हाट वी कॉल इट, लाइक
बुरा नहीं लगता, या हाँ रिपेंटेंस नहीं है कि आई डोंट फील कि आई वुड हैव, मतलब मैंने इतना पैसा रखा होता या बचा के रखा होता इतना पैसा, तो ये पछतावा नहीं है उसमें। तो दैट थिंग, मतलब जस्ट फॉर हिज बिलोंगिंग्स या हिज अर्निंग्स उसको ग्रजेस नहीं है, बट जो जिन्होंने हर्ट किया, जिन्होंने तकलीफ दी, उनके लिए ही इज फीलिंग एंग्री ना। तो यहाँ पे कॉस्टिकम का गुस्सा भी है ना उतना। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट वाली रेमेडी है, गुस्सा क्यों नहीं होगा उसको? उसको इस चीज का पछतावा नहीं है कि मैंने मेरे लिए कुछ रखा नहीं है, उसका बुरा नहीं लगता है उसको कि मैंने मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। कॉस्टिकम तो दुनिया के लिए जीने वाला बंदा है ना। जियो और जीने दो। यस, मतलब वो जैसे है ना कि बहुत कम जरूरतें रहती है इनकी ना, तो सो दैट्स व्हाई दे आर इन दैट कंटेंट स्टेज। इतना सब होने के बाद भी ही वॉज नॉट बोस्टिंग, प्लेनली ही वॉज टेलिंग ना ये किया वो किया, तो वहां पे आई कुड फील दैट कंटेंट उनका। वो जो लास्ट का सेंटेंस है ना, वही पे कॉस्टिकम क्लिक होना चाहिए कि मेरे को गॉड का भी कुछ नहीं है और मैंने खुद के लिए कुछ नहीं रखा, उसके लिए भी कुछ नहीं है, तो यही पे कंटेंट नेचर आता है। और बाकी का तो ऊपर तो सब पूरा केस कॉस्टिकम का थ्रू एंड थ्रू है वो। मैम आप केस में ही ऐसे हमें हिंट दी है कि रिपीटेडली यही बोल रहा है कि भगवान का दिया बहुत कुछ है, तो मैंने सोचा तो ये मेरे लिए ये केस टेकिंग का आर्ट है उनका, ये छोड़ती नहीं केस को। उसी में से तो हम लोग है ना। ऐसे कुछ नहीं सर, बस कोशिश रहती है कि जो भी अंडरस्टैंडिंग मेरा है वो सिंप्लीफाइड आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि कैसे रहता है बहुत बार। हाँ, ये दीदी का ऐसा है ना, ये रूब्रिक पे ज्यादा नहीं जाती, ये फील पे ज्यादा जाती है। इसको अगर लग गई ना कि ये रेमेडी है तो ये रूब्रिक कंफर्म करते जाती है आगे। ये इसकी खासियत है केस टेकिंग। इसका वीडियो केस हम लोग कराड़ के सेशन में इसका केस देखते हैं ना, तो ये एक एक रेमेडी की डीडी करते निकलते जाती है आगे। तो हम लोग घूमते 5-6 रेमेडी निकलती इसकी केस की, कभी भी एक रेमेडी नहीं निकलती जल्दी। समृद्धि तो हमेशा पूछती है फील पे है या रूब्रिक्स पे है, तो फिर हम उस हिसाब से सोचते हैं, तो बहुत मजा आता है हमारे डिस्कशंस में। इसकी केस क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं है, आप सबसे ही सीख रहे हैं। ऐसे ही है। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? ये हुसैन भाई अभी आए, मॉकिंग वाले भाई। रिडिक्यूल पैशन। अरे नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्रैक करना आसान नहीं है आपके केसेस, ऐसा कह रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं करना यार, ऐसे कुछ नहीं है, आसान ही रहते हैं। आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। कैमरा ऑन करके ऐड कीजिए ना हुसैन सर, महादिक सर। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बता दीजिए। यस सर, शशि सर भी है, मैम का पहला बीसी है, तो सबका वीडियो भी कंट्रीब्यूशन तो जरूरी है। यस बिल्कुल जी। हमारे सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे पहले हमारे सबसे पहले गुरु, मतलब इनकी वजह से हम इतना डिवोटेडली हम कोशिश करते हैं। आई एम स्टूडेंट लाइक यू, हम लोग आप सबसे सीखते हैं यार, कितने बढ़िया केस दिखाते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे इंस्पिरेशन है बड़ा। ज्येष्ठ मार्गदर्शक बोलेगा ये बाबा, ऐसा मत बोल रहे बाबा, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से मेरे को मत बड़ा बोलो, मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा रहने दो। नहीं तो फिर मेरा डिलीजन वॉकिंग ऑन कॉटन हो जाएगा फिर। जी आज केस समझाना सभी को या और कुछ प्रॉब्लम? नहीं, बहुत अच्छा तो क्लियर ही था, आइडियल था। मानिक सर आपके नाम में ही महा है,
तो आप तो बड़े ही हुए। हाँ तो आप बराबर है, हाँ मैं डिलीजन ग्रेट में हूँ, डोंट वरी, उसी रूब्रिक का हूँ मैं, डोंट वरी, बराबर बराबर। महादिक सर को सभी बाबा बना के छोड़ेंगे। बाबा ब्लैक शिप जी। शिंदे सर तो अभी नहीं है, तो सिद्धे अगर सर रहते आते तो तो मजा आता है यार, तो मजा, जी जी वो मेरी और टांग खींचते, मेरी और टांग खींचते, मुझे मजा आता है उनकी टांग खींचने का भी। जी जी बिल्कुल सर। जी बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब इसने हिस्ट्री में ऐसा बताया कि बिजनेस में इतना अच्छा होल्ड है उसका, तो फिर ये मैथमेटिक कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी में कैसे ये पेशेंट है मतलब? अरे हर कोई बंदा अगर बिजनेस करेगा, समझो अभी इन तो सब क्या मैथमेटिंग कैलकुलेटिंग एबिलिटी में आएंगे क्या? उतनी रूब्रिक्स में सब इंडिया के जितने बिजनेसमैन आएंगे क्या? नहीं सर, नहीं। हेलो, वराइटाकार भी तो है ना, वराइटा भी कर सकता है ना। वो मॉर्बिडिटी समझो, रूब्रिक की मॉर्बिडिटी समझो, मॉर्बिडली लगना चाहिए ना यार। बिजनेस के लिए उन्होंने पहले से किया है, उनको वो जम रहा है सब, बट ये चीजों में उनको वो कैलकुलेशंस नहीं आ रहे हैं ना जो आना चाहिए। सो देखो 2+4 10+20 ये बिजनेस नहीं रहता है। बिजनेस मतलब हर चीज में व्हाट डिसीजन यू हैव टू टेक, ये जरूरी है ना, और वो डिसीजंस लेना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए इनएबिलिटी है। तो इनएबिलिटी में जरूरी नहीं कि बिजनेस में कैलकुलेटिंग, हाँ कैलकुलेटिंग एबिलिटी मतलब क्या? सोच समझ कर कदम रखना। को मैथमेटिक्स आता है कि नहीं ये मत सोचो ना। जेरोक्स का दुकानदार भी तो बिजनेस करता है, इसका मतलब वो रूब्रिक में नहीं आएगा ना। कैलकुलेटिंग का मतलब क्या है कि मैं हर कदम सोच समझ के चलता हूं यार। अगर मुझे शादी बननी है किसी की तो कितना खर्चा आएगा, ये सोच समझ के पैर रखने वाला आदमी रहता है, आगे की सोच के चल। जगह ये बिल्कुल जनरल मिलता है मैथमेटिक इनएबिलिटी। हमारी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ जितने पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे वो अपना एज बताएंगे नहीं, बोलेंगे आप ही बता दो ना, पता नहीं 30 होता 60 की होगी 35 की बताएगी, मतलब बताएगा कोई भी ऑलवेज ऐसे ही बोलेगा कि पता नहीं कितना उम्र है हमें नहीं पता है, आप 30 लिख दो। तो ये वो एरिया का, ये वो एरिया का टिपिकल हो गया। उसमें अगर आपको एक बंदा मिलता है ना कि वो करेक्ट एज आपको ईयर्स डे मंथ के साथ बताएगी ना, वो मॉर्बिड हो जाएगा उसमें, समझे? बहुत सारे रहते हैं ना, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको एज नहीं पता रहता। फीमेल्स में हम कितने देखते हैं कि उनको एज या फिर वो ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितना ये हुआ रहेगा, वो 20+3 30+5 ऐसे कुछ बोल देते, 30 के आगे कुछ है, 20 के आगे 25 के आगे कुछ तो ये नॉट नेसेसरीली, अगर सब ऐसे है तो फिर उसको हम ये कर सकते, बट एक ही कोई ऐसा है तो फिर हम उसको डिफरेंशिएट हमने करना आना चाहिए ना। जनरली फीमेल में सी ज्यादातर फीमेल ऐसा बोलती है, आती है जो ज्यादातर ऐसा बोलती है, सब नहीं बोलते लेकिन ज्यादातर ऐसा बोलती है। तो ये नाइव भी रह सकते हैं, इम्बेसाइल रह सकते हैं। वी हैव टू सी द अदर थिंग्स ऑल्सो ना, मतलब एक ही चीज पे हम कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स एबिलिटी इनएबिलिटी नहीं ले सकते ना, बाकी चीजें भी हमको देखना पड़ेगा ना, ये क्यों ऐसे बोल रही है, कुछ कोई छुपाना है या किसी को। सिंपल करके बोलता, मेरा मामा पूरा अनपढ़ है, उसने ABCD 1 2 3 कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन उस बंदे ने इतने सारे बिजनेस किए, होटल से लेकर सब बाजार तक, लेकिन कोई भी बिजनेस में फेल नहीं हुआ। वो बहुत बिजनेस किए, बहुत पैसा कमाया उसने। क्या लोगे फिर इसको? इंटेलिजेंट है। हाँ फिर इसमें आप मैथमेटिक्स एबिलिटी लगाओगे या इनएबिलिटी लगाओगे? कंफ्यूजन दूर हो गया। मैथमेटिक एबिलिटी में
आवाज गई। नहीं सर, समझ में आया। एक में हाउ टू, मतलब हाउ यू थिंक इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, वो उसमें ये मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग। बोला इन बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, वो तो मैथमेटिक्स एबिलिटी वाले हैं, ऐसा बोले ना आपने। हाँ, अब तो मेरे समझ में मामा आ को तो गया आता सर। ही नहीं है ना कैलकुलेशन, फिर भी उसने समझ बहुत में आ सारे गया। बिजनेस किए। उसके माँ बाप का छत्र छाया बचपन से ही गया था उनके, तो उनके उनके मामा ने उनको संभाला था और बिजनेस सिखाया था। तो उन्होंने अपने बलबूते पर कभी होटल चलाया, कभी बाजार किया, जहां जहां पे रेंट पे लिया वहां पे चलाया, और जहां जहां पे उन्होंने अच्छा सा बिजनेस सेट किया, उस ओनर ने, वो जगह के ओनर ने उनको वहां से हकाल दिया बिजनेस सेट होने के बाद। अगली पायदान ऐसा करते करते अभी वो बूढ़े हो गए, लेकिन फिर भी चुप नहीं। अभी चालू कर बैठे, उनके बड़े पोते सब कमाते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा चुप नहीं बैठता है। लेकिन वो बिल्कुल स्कूल नहीं सीखा है। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। बिजनेस करने के लिए कैलकुलेशन आना जरूरी है या नहीं है, वो सोचो आप अभी। गुड नहीं आफ्टरनून सर, वो तो आपने समझा ही दिया ना एग्जाम्पल में। मैम। फिर ये ना मैं लाइव पेशेंट, एग्जांपल दे दिया मेरे हाँ, a patient in spite of having so much money and big businessman, क्यों पीछू हट गया वो ऑपरेशन से 22,000 और 30,000 रुपया के लिए? ये क्या चीज है? है ना, डर है ना, ऑपरेशन का डर है, सर्जरी नहीं करानी है, इसीलिए तो उन्होंने पूछा सभी से। फिर उन्होंने कैलकुलेट मतलब करके, ऐसे उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर गोलियां खा रहा हूँ, 5-6 साल से टैबलेट खा रहा हूँ, ये किया सब, बट कुछ डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे थे। अब दोस्त है, 22,000 उन्होंने बोला, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, पर इनको कराना ही नहीं था ना। तो ही वॉज टेलिंग ऑल दैट थिंग्स, मैंने इससे पूछा, उससे पूछा, ऐसे। तो फिर ये इट इज लाइक कंफ्यूजन जैसा ही रहता है ना। इनको कोई मतलब पूछ रहे, देख रहे, बट कोई प्रॉपर इस पे नहीं आ रहे थे। पैसों का सवाल ही नहीं था ना। पहले हेमोराइड्स के लिए उन्होंने ऑपरेट कराया था, तो माइट भी, मैंने वो जेस्चर भी बताया था कि ही वाज लाइक लीनिंग, और जब मैंने ऑपरेशन के बारे में बोला तो ही सैट लाइक दैट, और वो हाँ, मैंने इससे पूछा, उससे पूछा, तो यहाँ पे अफेक्टेशन था, वो डरे हुए थे ना, तो उनको उस प्रोसीजर से जाना ही नहीं था आगे। So that's why he was trying to get that things कि नहीं कराने के लिए। Okay. But he didn't show any affectation. Action is affectionism, but he didn't show any affectation. No, I have no fear, but he is in fear. Something like this he didn't show. So in spite of this, he is in affectation, isn't it? हाँ, वो हमको समझना है ना, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। ही वोंट टेल यू क्लियरली ना, नहीं मुझे नहीं कराना है, या मुझे कराना है, मेरे पास बहुत पैसा है, कराना है। तो कराना रहता तो क्या होता ना 6 साल में। तो वी हैव टू डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, अफेक्टेशन जल्दी हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम फंस जाते कि ये पेशेंट ने शायद इन्होंने सब पूछताछ की है, तो माइट भी इनको लगा है कि सेफर साइड, नो ऑपरेशन, नो सर्जरी इज बेटर, सो ही इज नॉट ऑप्टिंग, बट इनको ही डज नॉट वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसीजर। तो दैट्स व्हाई ही हैज दैट अफेक्टेशन, वो डर है ना अब वापस। सो फिर वो रहता है ना दिमाग में कि अगेन सर्जरी, मतलब वी हैव टू गो थ्रू ऑल दैट थिंग्स। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, मतलब हर चीज जो पेशेंट बोलता है वो लेना नहीं है, और हर चीज नहीं बोलता है वो नहीं लेना है, ऐसे भी नहीं। व्हाट वी हैव टू पिक फ्रॉम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो रहता है फिर केस टेकिंग का मकसद, ये रहता है ना। यही तो इवेल्युएशन पे जाएगा ना, इसलिए तो इवेल्युएशन पे जाना पड़ता है। यही तो समझना है ना, ये क्यों आया है ना 6 साल, अगर इतना होने के बाद भी ही इज अगेन कम फॉर होम्योपैथी, तो फिर हमें सोचना चाहिए ना कि सच में इनको कराना है, नहीं कराना है
नेटमूर से, हाँ अंजलि मैम ने बोला नेटमूर में एक गुस्सा रहेगा। नेटमूर देखेगा क्या, एम्बिटर्ड हो जाएगा ना अपने रिलेटिव्स से, और रिलेटिव्स के लिए इतना थोड़ी ना करते रहेगा नेटमूर। he will cut everyone apart। मतलब इन्होंने इतना सब किया। नेटमूर विल बी इन केयर्स एंड वरीज, बट रिलेशन कैसे, और ही वोंट टेल ना कि कंटेंट दिखेगा ही नहीं ना फिर नेटमूर में, एम्बिटर्ड लगेगा नेटमूर। मैम इसी केस में किसी किसी कारण से ये पैथोलॉजी में आया पेशेंट, तो दीवार तुल गया, वो तो डिस्कंटिन्यू हो गया रिलेटिव से, डायरेक्ट कॉज क्या क्या है इस पैथोलॉजी के आने? See now he lost his very close friend। वहां पे भी एक तो पहला सही है, तो ठीक है पहला। हाँ, और फिर यहाँ पे इतनी बार हर्ट हो रहा है फिर भी वो किए जा रहा है ना। एनार्किस्ट है, हर बार कर रहा है सभी के लिए, दिल से कर रहा है, और फिर भी ही इज गेटिंग हर्ट। बट एक बार भी थ्रू आउट द केस एनीवेयर आई टोल्ड कि इसके लिए गुस्सा है, उसके लिए गुस्सा है, कहीं पे उन्होंने बताया नहीं ना, बिकॉज गुस्सा ये टर्म आया ही नहीं है। बट अंदर है ना, कुछ बातें हजम नहीं हो रही है उनको। दैट्स व्हाई ही गॉट दैट इरेक्टेशंस एंड ही गॉट दैट कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस उसकी गई अभी है? उन्होंने अब उनके कंप्लेंट्स पूरे गए हैं। आई हैव टोल्ड हिम फॉर यूएसजी, बट बीच में जब लॉकडाउन वगैरह हुआ तो उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट मेडिसिन डिसकंटिन्यू करे थे। अब ही कम्स फ्रीक्वेंटली, बट एसएल पे है, ही हैज नो कंप्लेंट्स। आई हैव टोल्ड हिम टू गेट द यूएसजी डन, पर अभी तक उन्होंने किया नहीं है। तो सी द पेशेंट अगेन इट इज लाइक इनएबिलिटी है ना, तो ही इज गॉन। Throughout life works is also mathematical inability। सबको हेल्प करता है, इसी तो मैथमेटिक्स। बोथ आर स्पीकिंग। हाँ बोलिए सर। मैम यहाँ पे इनएबिलिटी लेंगे या लापरवाही है उसकी, ट्रीटमेंट ले रहा है और उसके बाद वो कराना नहीं चाह रहा, या अल्ट्रासाउंड वो कर नहीं रहा? मतलब उनको इतना जरूरी नहीं लग रहा है ना ये चीज, तो हो गया, ठीक लग रहा है। अब ऑपरेशन का भी दिमाग से निकल गया, एफेक्टेशन का जो पार्ट था वो निकल गया ना उनका। अब ही इज फाइन, तो ही इज नॉट थिंकिंग। ही टोल्ड मी वंस और ट्वाइस कि आई विल गेट द यूएसजी डन, बट वो इनफ्रीक्वेंट रहते, तो फिर अगले टाइम जब आते तो हाँ वो अगली बार कराऊंगा, ऐसे रहता है। तो नॉट ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर रूब्रिक्स। हर बार हर चीज के लिए हमको रूब्रिक हंट नहीं करना है। बस वो पेशेंट का कंसर्न हट गया, इज नॉट, तो चलो छोड़ दो ना, इज फीलिंग बेटर। आई हैव जस्ट टोल्ड हिम, बट व्हेनेवर अगर जरूरी है तो कराना तो जरूरी है, यस टोल्ड, तो विल सी। हमारे पास प्रूफ के लिए तो पता है कि हो जाएगी, लेकिन लोग डिमांड करते हैं, तो इसके लिए भी हमें हमारे पास ये फंडिंग होनी चाहिए, फैक्ट होनी। हाँ, that is for our means record purpose, but if a patient, अब so many time हम कितने patients देखते हैं, थोड़ी ना हर एक confirmatory reports के साथ आ जाता है। कितने हैं आप बोलो ना, हम 100 पेशेंट देखे तो उसमें से तो 10-20 ही आ जाएंगे जो प्रॉपर फॉलोअप के लिए आ जाते हैं। इफ दे आर फाइन तो दे डोंट टर्न अप जब तक अगली बार कंप्लेंट नहीं आता है। तो हम उनका ये भी नहीं कर सकते ना, वी कांट बी बिहाइंड देम कि आप करा लो एवरी टाइम। इट इज आर पार्ट कि हम उनको बोल दे कि आप करा लो, कराना है नहीं कराना है तो फिर वो मीन्स उनके ऊपर रहता है। बहुत लोग रहते हैं, और नॉट ओनली अस बट एलोपैथी में भी कितने रहते हैं, साइंसेस में भी जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेते हैं, न्यू मॉडर्निस्ट में भी, देन दे जनरली डोंट ऑप्ट फॉर इन्वेस्टिगेशंस। तो हमारे कंफर्मेशन के लिए या हमारे रिकॉर्ड पर्पस के लिए ये ठीक है, इट इज वेरी नेसेसरी, बट फॉलोअप्स और अपना ये भी है, और रिपोर्ट्स लेना भी जरूरी है। बट इफ पेशेंट इज नॉट विलिंग तो वी कांट फोर्स ना कि आप नहीं, आप आओ, उसके बगैर मैं दूंगी नहीं दवाई। आई टोल्ड हिम, विल सी। मैम अफेक्टेशन जेस्चर्स में कैसे कैसे दिखता है मैम? अफेक्टेशन इन जेस्चर्स के थ्रू मैम, जैसे अभी वो फोल्डेड हैंड्स का आपके केस में था, तो मैम और ऐसे जेस्चर्स कौन से हैं?
एफेक्टेशन ऐसे दिखेगा कि ही ट्राइज टू हाइड समथिंग विच ही कांट हाइड, मतलब चोरी पकड़ी जा रही है। मीन्स एक चॉकलेट है मुंह में और इफ टीचर इज आस्किंग अ क्वेश्चन और बच्चा उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है तो टीचर तो पकड़ लेगी ना। तो बिल्कुल ऐसे ही रहता है कि एफेक्टेशन में द पर्सन ट्राइज टू हाइड समथिंग, मतलब डर है, छुपाना चाहता है। तो सी वॉज लाइक नाइसली ही वॉज लीनिंग एंड टॉकिंग टू मी, बट देन एज द मोमेंट मैंने पूछा कि फिर ऑपरेशन के बारे में क्या, तो हाँ फिर उन्होंने बोला हाँ मैंने दोस्तों से बात की, ही वेंट बैक। तो दैट थिंग टू twice I caught in him, twice to thrice के he was telling like that and he was going behind. तो automatically the body gestures, मतलब हमारा vital force जो रहता है it tries to depict what is going on in the mind. तो obviously वो patient में affectation हम पकड़ पाते, means it is not always कि affectation पे ही हम एंटर करते हैं या affectation हमको मिल जाता है many a times, but ये बहुत जरूरी रहते हैं, मतलब gestures समझना बहुत जरूरी है। Because many a times मतलब बैठा है तो वेल्थ में भी बैठता है, but when the person is showing that body language is very important. इस एफेक्टेशन में वो बताएगा कुछ और मतलब चेहरे पे दिखेगा साफ साफ कि डर नजर आ रहा है या इसको ये चीज छुपाने के लिए ये कर रहा है। वैसे अफेक्टेशन और गेस्चर सिखाना बोले तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा फिर। बिल्कुल समझना सीखो या ऑब्जर्वेशन की yes. है, ऐसा मत करो yes. वो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा yes. महीनों लगेंगे। मैं एक वीडियो केस प्रेजेंट करता हूँ मेरी टर्न पे कभी भी, तो ये दिखाएंगे आपको कि गेस्चर क्या रहता है पेशेंट का जब अफेक्टेशन में होता है, तो आपको जरूर हम वीडियो के जरिए भी दिखा देंगे। चलिए हो गया, फिर प्रवीण कुमार का अगले केस में अफेक्टेशन पकड़ेंगे सब लोग। जी जी ओके, एवरीवन अंडरस्टूड। तो सब क्लियर है या और कुछ? जी मैम, तो मुझे लगता है कि अभी वाइंड अप करते हैं, 1 घंटा होने वाला है। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर नीलोफर इनामदार मैम। मजा आ गया मैम, सच में कॉस्टिकम पढ़ के। बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं कॉस्टिकम के, सच में बहुत वंडरफुल सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो रेट्रो में आपने रूब्रिक लिए और मेटाफर जो उनका बताया आपने, सच में बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला। डीप ग्रेटिट्यूड मैम, और आगे भी ऐसे ही आपसे हम सभी को सीखने को मिलता रहेगा, तो ऐसी हम आशा करते हैं। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर MB महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। एग्रीकल्चर सीख लिया मैडम, अच्छा एग्रीकल्चर सीख लिया है। हाँ, ये बहुत सच में एग्रीकल्चर वाला जो रूब्रिक है बहुत हमारे मेंबर्स को तो पहली बार सुनने को मिला होगा, तो सच में बहुत बढ़िया अप्लाई किया मैम आपने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी हुआ है। और हमारे मेंबर्स अब इसको अप्लाई कर पाएंगे जब भी उनको चांस मिले। तो थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से अगेन इस रूब्रिक को आप अरे बाबा, आप वीडियो देखिएगा ना, हम वीडियो डालेंगे। बार बार नरेट करवाने में टाइम जाएगा मैम का। आप वीडियो है तो मेरे पास प्रवीण सर है तो ठीक है धन्यवाद। जी सर, वीडियो डालेंगे ग्रुप में, तो आप कभी भी देख सकते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक। तो वाइंड अप करते हैं, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा VC। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसी ग्रुप में डालेंगे? हाँ सर, इसी ग्रुप में डालेंगे और मैं हमारे डाटा बैंक ग्रुप में भी डालता हूँ, तो दोनों में आएगा। ओके थैंक यू सर। जी वेलकम मैम। थैंक यू मैम। ओके चलिए।